हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आप देख रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स। दिस कंटेंट इज फॉर सीबीएसई एंड आईआईटी जी हाँ, इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मिसलेनियस। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 10 है, तो पिछले लेक्चर को आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से में हमें पूछा है कि आपको प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, इसकी वैल्यू को, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं इसको R1 यानी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू दैट इज x, और उसके बाद इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। ओके, देन ये वाला जो टर्म है साइन थीटा, ये नेगेटिव आएगा साइन थीटा, और इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे जिसमें ये साइन थीटा आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x साइन थीटा और ये जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा आएगा प्लस के साथ और इसको रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें सभी ब्रैकेट को तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 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 ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, पहले तो ये दोनों अपोजिट साइन है, सेम क्वांटिटी है, और यहाँ हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर आप इस टर्म को और इन दोनों टर्म्स को देखें तो इसके अंदर आ रहा है एक में माइनस और एक में आ रहा है प्लस, तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है उसके अंदर थीटा नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट है ना ऑफ थीटा। बस ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो दो डिटर्मिनेंट है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, और इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे, डिटर्मिनेंट हमारा ए बी सी, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम बी सी सी ए एंड ए बी। अब ध्यान से देखें, अगर मैं फर्स्ट रो को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड रो को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं और थर्ड रो को मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मुझे इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा ए से बी से सी से, यानी 1/a/b/c, क्योंकि मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, इससे तीनों से उसको मैंने डिवाइड भी कर दिया। जब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए बी सी। अब इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ए बी सी। इसको सी से मल्टीप्लाई करने पर सी स्क्वायर, दिस इज सी क्यूब एंड दिस इज ए बी सी। अगर आप देखें ये जो ए बी सी आ रहा है ये कॉमन है इस कॉलम में, तो मैं इस कॉलम से इसको बाहर ले सकता हूँ। जैसे ही मैं बाहर लूंगा तो ये ए बी सी इन ए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या रहेगा फिर। नाउ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। तो मेरे देखिए ये जो राइट साइड वाले कॉलम है वही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसको स्वैपिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं अगर कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी इन दोनों को, जैसे यहाँ मैं ले आता हूँ मैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, तो ऐसा करने से यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर कॉलम 1 को 2 से, कॉलम 1 इज इंटरचेंज विद कॉलम 2। ठीक है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ये अब हो जाएगा मेरा दैट इज, अच्छा अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो इंटरचेंज कर रहा हूँ वो इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ, C1 और C3 को, तो ये हो जाएगा 1 1 1, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो यही मेरा आ गया आंसर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर फिर एक बार स्वैप करने से नेगेटिव साइन आएगा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है, इस वाले में C1 और C3 को एक्सचेंज किया है, इंटरचेंज किया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 और हमें इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट का को इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट आएगा माइनस साइन के साथ, दैट इज कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और इसको छोड़ेंगे इस रो को तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद ये ज़ीरो आ जाएगा। देन माइनस साइन अल्फ़ा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको माइनस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। देन माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये वाला, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा एंड दिस इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, देन माइनस माइनस अगेन ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दो टर्म में से और इन दो टर्म को इकट्ठा करेंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो अंदर ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, यहाँ पर हम लेंगे कॉमन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी है, इनकी वैल्यू 1 होगी, तो ये रह जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये भी आइडेंटिटी अगेन है, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें इस डिटर्मिनेंट को हमें ये गिवन है, इट इज इक्वल टू 0 और हमें ये शो करना है कि ऐसा तभी होगा इधर a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। तो हम देखते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाऊं कि मैं सभी रोज को इकट्ठा कर दूं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। तो ऐसा करने से यहाँ पर ऊपर फर्स्ट रो के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं इसको कॉमन भी ले लेता हूँ साथ साथ, तो मेरा जो डिटर्मिनेंट होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये फर्स्ट रो से मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया 1 1 1, ठीक है। और ये आपका एज इट इज हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ये वाला और उसके बाद कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों काम एक साथ कर दिए। तो मेरी अब जो है ना एक रो में 1 1 1 आ गया, मैं इसमें 2 0 क्रिएट कर सकता हूँ। मैं अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इस कॉलम से इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर C2 में से C1 माइनस कर रहा हूँ, है ना, और C3 में से C2 माइनस कर रहा हूँ। तो अब मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा देखिए। अच्छा, ये इक्वल टू 0 हमें गिवन है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब डिटर्मिनेंट में चेंजेस जो आएंगे वो कॉलम में आएंगे C2 में और C3 में, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा c माइनस ए, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस ए और ये हो जाएगा आपका पास a माइनस बी। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो 2 0 है मैक्सिमम है तो इजीली होगा, 2 0 मैक्सिमम होने चाहिए 0। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड दिस इज प्लस बी सी। ओके, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2ac। ओके, तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ या माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं या कॉमन ले लें और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ये 0 होने का मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इधर a प्लस बी प्लस सी, यानी या तो ये 0 होगा
तब ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें एक बात तो ये हमारी प्रूफ हो गई। और दूसरा, ये दूसरी टर्म जो है या तो ये ज़ीरो होगी। अब दूसरी टर्म, और दूसरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए दूसरी टर्म कैन बी रिटन एज a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है इसके बराबर ही आएगी, यानी या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। लेकिन हमारा दूसरा है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरा हमारा कंडीशन ये आ रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो कब होगा, तो ये ज़ीरो तब होगा, है ना, इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ ज़ीरो ओनली व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सिर्फ यही कंडीशन होगी तभी ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, क्योंकि ये सारी a अगर b बराबर हो गया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल ज़ीरो होने के लिए तीनों टर्म्स का ज़ीरो होना जरूरी है, एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो बस आपका ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि हैंस जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना, इफ a प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है। इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो a इसके अंदर है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और मैं यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप सभी रो को इकट्ठा कर दें, यानी r1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर ऊपर जो आ जाएगी टर्म आ जाएगी 3x प्लस a, है ना। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा 3x प्लस a, बाहर ले लिया हमने। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 1x, यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा x प्लस a x, यहाँ भी 1 हो जाएगा x और x प्लस a। तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि अगर 1 1 आ गए मेरे पास, तो अब मैं यहाँ पर दो जीरो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ कॉलम में से, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, मतलब मैं C2 में से C1 माइनस करता हूँ। ठीक है, तो मेरा C2 में चेंजेस आएंगे और C3 में से भी मैं C1 माइनस कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस a तो ऑलरेडी है। अब डिटर्मिनेंट और इजी हो जाएगा, 1x, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और ये भी आ जाएगा a। अब आप इसको सॉल्व करें, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 0 है, हमें दिया ही हुआ है। तो ऐसा करने से अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस a। इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो इसके फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें एक चीज़ दी हुई है कि a इज नॉन जीरो। अगर a नॉन जीरो है तो ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, ओनली 3x प्लस a ही जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a/3। तो सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, देखेंगे ध्यान से, अगर आप इसमें से a आप कॉमन ले सकते हैं, इस कॉलम में से b कॉमन आ जाएगा और थर्ड कॉलम में से c कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इक्वल टू ABC, कॉमन आ गया बाहर। कॉमन आने के बाद डिटर्मिनेंट यहाँ रह जाएगा a प्लस b, दिस इज b, ये हो जाएगा c, b प्लस सी, ये रह जाएगा आपके पास a प्लस सी, दिस इज a एंड दिस इज c। ठीक है, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम C1, ठीक है, कॉलम C1 में C2 ऐड कर उसमें से C3 को माइनस कर दूंगा, यानी a प्लस सी हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाली ये टर्म मेरी जीरो हो जाएगी और बाकी टर्म के साथ क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू ABC और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो a प्लस 2b माइनस a, तो ये हो जाएगा आपके पास 2b, यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 2b, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, मैं इस 2b में से या तो इसको या इसको जीरो कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, इसमें से R3 माइनस कर देता हूँ। तो अब मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 हो गया, ये 2b रह गया। ठीक है, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा आपका माइनस सी, दिस इज b प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा a प्लस सी, ये हो जाएगा a माइनस सी और ये हो जाएगा c। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ABC। अच्छा, अब मैं इस कॉलम C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2b
एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, देन माइनस दिस इज बी प्लस सी है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ओके दिस इज माइनस बी सी, ओके और हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ होगा यहाँ पर, एक्चुअली हमें यहाँ पर इस रो को और इस रो को इस कॉलम को छोड़ के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा आपका। अब देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी माइनस सी स्क्वायर, और इसको माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए सी एंड दिस इज प्लस सी स्क्वायर, ओके। तो ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए बी सी, दिस इज 2b एंड दिस इज 2 टाइम ऑफ ए सी, तो दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमारा क्या राइट हैंड साइड में यही था, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, और हमें a इनवर्स दिया है, यहाँ पर b दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a b का होल इनवर्स, ठीक है। तो a b का होल इनवर्स क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे हम, तो a b का होल इनवर्स को हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ये हो जाएगा आपके पास b इनवर्स इंटू a इनवर्स, ठीक है। तो हमें b इनवर्स चाहिए, a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स तो हमारे पास है, हमें b की हेल्प से b इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम b इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखेंगे b इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है नहीं। तो फर्स्ट रो के लोग इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, देन -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, उसके बाद आएगा माइनस दिस इज योर -2, और ये हो जाएगा आपके पास 2, ओके दैट्स वैल्यू इज 3 + 2 -4, तो दिस इज योर 5 - 4 इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉन जीरो, यानी हम ये कह सकते हैं कि b इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब b इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स b, ठीक है। तो वो निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे b, इसका कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, सो ये इसका कोफैक्टर फर्स्ट हो जाएगा a11, तो मैं b मैट्रिक्स की हेल्प से इसको निकालूंगा, तो मेरा फर्स्ट 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3, देन a12 ये मेरा आएगा इस 2 के लिए, सो दैट इज इक्वल टू -1, ओके तो ये हो जाएगा आपके पास +1, देन a13 के लिए आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ओके देन a21 ये नेगेटिव के लिए होगा इसका, तो इसको हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो 2 एंड -2 -4, तो ये -2 होकर ये हो जाएगा आपके पास +2, ओके देन a22 हो जाएगा 1, a23 तो ये a23 हो जाएगा आपका -2 और +2, ओके देन a31 इज 0 के लिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा आपके पास -6, दिस इज योर -6, देन a32 ये वाला हो जाएगा, ये हट गया तो 0 एंड -2, तो -2 हो गया यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा आपके पास +2, देन लास्ट होगा आपके पास a33 हो जाएगा 3 एंड +2 दैट इज इक्वल टू 5, ओके। तो अब हमें इसका निकाल लेंगे इसकी हेल्प से एडजॉइंट, तो हम ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ बी की मैट्रिक्स आ जाएगी, एंड दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 1 2, दिस इज 2 1 2 -6 2 5। यहाँ पर एक करेक्शन होगी, ये जो होगा एक्चुअली +6 होगा, ओके तो ये भी आपका +6 होगा। अब हम निकाल सकते हैं b इनवर्स, तो b इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b 1 है, तो यही मैट्रिक्स हो जाएगी एज इट इज 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आपकी आ गई b इनवर्स। अब हमारे पास जो था फॉर्मूला यहाँ पर a b है ना, इसका इनवर्स विच इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स, बस अब वैल्यू रखकर हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास 3 1 2, दिस इज 2 1 2 एंड दिस इज 6 2 5,
और ए इनवर्स हमें दिया ही हुआ है विच इज़ 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 एंड 2। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, रो बाय कॉलम। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम आप इस तरह से करेंगे और आपका ए बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी दिस मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है ए और हमें दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं या आइडेंटिटी मान लीजिए, इसको हमें वेरीफाई करना है। और ये आपको इसको लर्न भी कर सकते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को, ये आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, पहली है हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और दूसरा है कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। ठीक है, तो हम इसको ए की हेल्प से इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसके अंदर हमें ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि अब हमें एडजॉइंट चाहिए ए इनवर्स का और हमें ए इनवर्स का ही इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट रो कह लूँगा अगर एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर एक करेक्शन भी है, यहाँ पर एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है आपका -2। ओके, और ये भी है आपका -2। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो कह लो तो ये हो जाएगा आपके पास 15 - 1 देन +2, दिस इज -10 -1 एंड दिस इज +1 और ये है आपका -2 -3। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14, दिस इज -22, दिस इज -5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -13 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसके कोफैक्टर निकाल के इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे इसके अब कोफैक्टर। तो मैं पहले कोफैक्टर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कोफैक्टर निकाल दिए यहाँ पर। ये फर्स्ट रो हो गई, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये सेकंड रो के एलिमेंट और ये थर्ड रो के एलिमेंट। अब मुझे एडजॉइंट लिखने में इजी होगा, मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 14 11 -5 11 4 -3 देन -5 -3 -1। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हमें निकालनी है ए इनवर्स की, दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा -13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -1। अच्छा, मैं इसको डायरेक्टली अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, यानी इसको इसकी वैल्यू रखने के बाद तो आ जाएगी 14 -14/13 -11/13, this is 5/13, this become again 11 -11/13 -4/13, okay, 3/13, this is 5/13 3/13 and 1/13। तो ये जो है आपकी दिस इज योर ए इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास अब ए भी है और ए इनवर्स भी है। अब हम देखते हैं कि हमें जो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है उसको हम देखेंगे और अब इसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारी है फर्स्ट आइडेंटिटी जिसको हमें प्रूफ करना है और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें कि हम मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको एक अनदर मैट्रिक्स मानकर चलते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज बी, है ना, बी को हमने क्या ले लिया, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ निकाल चुके हैं तो ये बी मैट्रिक्स हमें मिल गई यहाँ पर। तो बी मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगी हमारे पास 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये हमारे पास एक ये हमारे पास जो आ गया वो मैट्रिक्स बी आ गया, यानी हम इसको कह सकते हैं एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकालना है या ये कहें हम एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हम, क्योंकि इस एडजॉइंट ए को अगर बी मान लेते हैं तो जो कन्फ्यूजन आने वाली है उससे हम बच जाएंगे और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए उससे इसका पता चलेगा हमें इसके डिटर्मिनेंट से। हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे, ये नॉन जीरो होनी चाहिए तभी इसका इन्वर्स होगा। तो हम डिटर्मिनेंट बी का लें या ये कहें कि हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो दैट इज फर्स्ट एलिमेंट 14 मल्टीप्लाइड करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर,
देन -11 एंड देन -5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 14 एंड इंटू -13 तो जाएगी -82। ओके, दिस इज -82, दिस इज -11 एंड -26 तो जाएगा +282, और ये जाएगा -5 एंड -13 तो +65। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 169। ओके, यानी ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि b का इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर b का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें एक्चुअली अल्टीमेटली b इन्वर्स निकालना है। तो हमें अब क्या चाहिए, अब ये चाहिए कि हम इसके कोफैक्टर निकालें, यानी b मैट्रिक्स जो हमारे पास है हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हम b मैट्रिक्स या एडजॉइंट a इज गिवन, सो उसकी हेल्प से हम इसके कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट कोफैक्टर यानी A11 के लिए, यानी जो हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स B में दैट इज़ 14, उसके लिए हम निकालने जा रहे हैं। तो हम इसको अब निकाल लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज़, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिए सारे कोफैक्टर्स है ना ऑफ मैट्रिक्स B, या ये कहें एडजॉइंट ऑफ A। इसकी हेल्प से मैं निकाल देता हूँ एडजॉइंट ऑफ B। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसके जो रोज है, इसकी जो रो है फर्स्ट रो, जैसे -13, 26, -13, तो मैं इसको बना दूंगा कॉलम। ठीक है, यहाँ मैं एडजॉइंट B लिख रहा हूँ और B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि B मैंने एडजॉइंट A लिया है, यानी ये हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A। ओके, तो मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास ये फर्स्ट रो जो है इसको बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड रो होगी इसका बना दूंगा मैं थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ग्रीन कलर से मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ B आ जाएगा। तो मैंने इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया, उसके बाद सेकंड रो को मैंने इसका सेकंड कॉलम बना दिया, एंड देन थर्ड रो बन गया इसका थर्ड कॉलम। ओके, तो मेरे पास एडजॉइंट B आ गया। अब मैं B इनवर्स निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके, तो जब मैं B इनवर्स निकालूंगा तो अब B इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, B इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ B। तो B की हमने माना उसको हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, यानी 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 अपॉन 69, यानी ये डिटर्मिनेंट B की वैल्यू है, और ये जो मैंने एडजॉइंट B पीछे निकाला उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी है। ठीक है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं 169, यानी मैं इसमें 169 को अंदर ना ले जाकर मैं इसमें किस फैक्टर बना लेता हूँ, 13 इंटू 13 169 होता है। तो एक फैक्टर मैं बाहर लिख देता हूँ और एक फैक्टर को हम अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अंदर भी 13 है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर मैं लिख देता हूँ अंदर बाहर, दैट इज 1/13, सो दैट इज 1/13, और एक मैं सबको 13 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, देखिए ये -1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -1, दिस इज 2, दिस इज ओके, दिस इज अगेन -1, दिस इज -3, -1। अच्छा, ये जो हमारा एलिमेंट है इसको आप करेक्ट कर लेंगे, दिस इज नॉट 39, इसको जो हमारा एलिमेंट है ये 39 नहीं है ना, A3231 वाला। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा B इनवर्स, या इसे हम कहें एडजॉइंट A का इनवर्स। तो इसको हम कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड जो फर्स्ट पार्ट का ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड थी उसमें हमें ये प्रूफ करना था कि ये एडजॉइंट A इनवर्स के बराबर है, एडजॉइंट A इनवर्स के बराबर। अच्छा, किसी का एडजॉइंट निकालना हो तो हम उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है, यानी हमें A इनवर्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं अगेन इट्स थोड़ा टाइम सेविंग के लिए मैं A इनवर्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी हमारे पास A का इनवर्स मैट्रिक्स है हमारा, तो उसको देखकर हम यहाँ इसके कोफैक्टर लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट करके इसके कोफैक्टर लिख देता हूँ। तो ये कोफैक्टर्स इसके हो जाएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ A इनवर्स। तो ये आपके रहे कोफैक्टर्स। तो ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट है ना, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, इसको सेकंड कॉलम बना दूंगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूंगा। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स आ जाएगा। तो बस मैं इसका क्या करता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज लेने के बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स आने वाला है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इन्हीं रो को कॉलम बना रहा हूँ, फर्स्ट रो को। उसके बाद सेकंड रो को मैंने लिख दिया यहाँ पर सेकंड कॉलम, दैट इज 26 अपॉन 169, -39 अपॉन 169,
and minus 13 upon 169, and the third column will be minus 13 upon 169, and then minus 13 upon 169, and then minus 65 अपॉन 169. ओके, अच्छा, इसमें से मैं अगर 13 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 13 1/13 बाहर कॉमन आ जाएगा और मेरे पास सिंपली एक मैट्रिक्स रह जाएगी, एंड दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर एज इन योर इक्वेशन नंबर 1. तो अगर आप इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो आप दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर ये कह सकते हैं दिस इज योर इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, है ना, कि जो B इनवर्स है, B इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, है ना, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स. तो ये हमें रिजल्ट याद भी रखना है. ये एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स की है, और ये हम किसी भी क्वेश्चन के लिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. अब इसका एक पार्ट और भी है इनवर्स का ही, कि इनवर्स ऑफ इनवर्स वो क्या होता है, मैट्रिक्स ही आ जाता है. तो हमने ए इनवर्स तो इसमें पहले ही पार्ट में कैलकुलेट कर लिया, जो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है. अब मुझे अगर किसी का इनवर्स लिखना होता है, तो आप इनवर्स के अंदर समझिए कोई मैट्रिक्स है ना, तो इनवर्स के अंदर जो मैट्रिक्स है उसका मुझे अगर इनवर्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. अब वो मैट्रिक्स क्या है, वो ऑलरेडी इनवर्स ही है, और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. अब यहाँ पर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में. और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये इसकी जो वैल्यूज आ जाएंगी, तो मैं इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू. दिस वैल्यू इज दिस. ओके, दिस वैल्यू इज -1 अपॉन 13 नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट जो है ए इनवर्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो आ रहा है. ठीक है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए थी सिर्फ. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ -1 अपॉन 13. तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 13. एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की जो हमने पीछे निकाला हुआ वही वैल्यू हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर. तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया. तो 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सभी एलिमेंट, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ओके, तो हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी दैट इज इक्वल टू -2 1, दिस इज -2 3 and 1, दिस इज 1 1 and 5. अगर आप देखें पीछे क्वेश्चन में कि ये जो मैट्रिक्स है, जो हमारा रिजल्ट आया है ए इनवर्स का इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये देखिए, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं स्टार्टिंग में, ये जो मैट्रिक्स है ए जो हमें मैट्रिक्स दी हुई थी, ये वही रिजल्ट आ गया, यानी ये मैट्रिक्स ए के बराबर हो गई है. तो हमारा जो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने प्रूव कर दी है. ओके, दिस इज योर मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो हम इसको भी याद रख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है. दिस इज योर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, hence proved. So this is क्वेश्चन नंबर 9, और हमें इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. तो इसके अंदर अगर मैं R1 में सभी को ऐड कर देता हूँ, यानी R2 और R3 को भी, तो मेरे पास एक टर्म है सभी में सेम आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, हर जगह हो जाएगा 2x + y. ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2x + y, यहाँ से भी हो जाएगा 2x + y, और यहाँ भी हो जाएगा 2x + y. ठीक है, और यहाँ एज इट इज रहेगा y x + y, दिस इज योर x + y, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y. तो ऑब्वियसली हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से फर्स्ट रो से 2x + y. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और हम यही तो चाहते हैं 1 1 आ जाए. तो 1 1 आने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या होता है कि वहाँ पर हम 2 0 क्रिएट कर दें. तो आप किसी भी जगह 2 0 क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं कैसे करूँगा 2 0 क्रिएट, उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा कॉलम में, यानी C2 में मैं क्या करता हूँ, C1 माइनस कर देता हूँ, और C3 में से भी मैं मान लीजिए C1 माइनस कर देता हूँ. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट, तो दैट डिटर्मिनेंट इज, ये तो आ गया मेरे पास कॉमन 2x + y. तो ऐसा करने से ये हो जाएगा 1, ये
वाई, ये आपका एक्स प्लस वाई, नो चेंज इसमें, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज x माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप c1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, और ये y माइनस है तो यहाँ पर माइनस x आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दें हम, यानी इस डिटर्मिनेंट को हम r1 के अलोंग अगर एक्सपेंड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब आ जाएगी दिस इज सेम। अच्छा, इसको अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, और माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना एक क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना प्लस वाई क्यूब। तो इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। तो दिस इज द आंसर टू दिस डिटर्मिनेंट। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन 10th, इसको भी डिटर्मिनेंट में निकालना, और सिंपल इसलिए है कि हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमें ऑलरेडी 3 1 पहले से बनाकर दे दिए है ना, हलवा क्वेश्चन कर दिया है। तो इसमें हम 2 0 क्रिएट कर देंगे, यानी मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं और यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो ऐसा हो जाएगा। यानी क्या करूँगा मैं, यानी R2 में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, R1 माइनस कर देता हूँ, और R3 में भी करता हूँ मैं R1 माइनस। ठीक है, तो अभी डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट डिटर्मिनेंट डेल्टा है ना, मान लीजिए डेल्टा है, तो ये 1 0 0 हो गया। अच्छा, ये x रहा, ये y रहा, अब इसमें से x माइनस करो तो ये y आ गया, इसमें x में से x माइनस करो तो ये 0 आ गया, y में से y माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, x प्लस y में से y माइनस हुआ तो ये x हो गया। बस इसको आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें। तो ऐसा करेंगे तो ये आपको पास आ जाएगा सिंपली एक्स वाई। सो ये आपका आंसर हो जाएगा x इंटू वाई। दिस इज द आंसर टू दिस डिटर्मिनेंट, वेरी सिंपल। This is question number 11, and that determinant we need to prove it is equal to this, that is alpha beta minus gamma, gamma minus alpha, alpha minus beta into alpha plus beta plus gamma। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अंदर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें, और बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं कॉलम C3 में अगर C1 ऐड कर दूं तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा गामा एज इट इज, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी रीअरेंज कर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसको हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास एक फैक्टर तो आ ही गया हमारे पास जो चाहिए था हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, अब यहाँ देखिए बहुत ईजी काम हो जाएगा हमारा, अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये 1 1 1 आ गया। ठीक है, जैसे ही 1 1 आता है तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चन वहां पर खत्म ही हो जाता है, क्योंकि 1 1 1 मिल गया आपको। ठीक है, तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि अब काम इजी हो जाता है। अब इसमें हम 2 0 क्रिएट कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट को फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को अब हम अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, जीरो बनाने की कोशिश करें, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, तो मैं पहले तो R1 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा कि मैं इसमें से R2 माइनस कर दूंगा तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, और साथ में एक और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा R2 में कि मैं R2 में से R3 माइनस करूंगा तो बीटा माइनस गामा भी फैक्टर आ जाएगा। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो पहले तो आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी आ ही चुका है। अब ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपके पास बीटा माइनस गामा, ये आपका गामा ही रहेगा। ठीक है, दिस इज योर गामा। ये हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये होगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास गामा स्क्वायर। दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो ये हमें चाहिए था, 2 0 क्रिएट हो गए। अब हम इस कॉलम के अलावा अगर एक्सपेंड करें तो हमारे पास रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू आपका हो गया ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको ये रो छोड़नी पड़ेगी और ये कॉलम भी छोड़ना पड़ेगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर ये आपका बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा माइनस गामा एंड बीटा प्लस गामा ऐसे। उसके बाद माइनस, अब ये है आपका बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा। अब इसका ही फैक्टर बना सकता हूँ मैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा।
अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो दो टर्म कॉमन है इसमें, एक तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर भी है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर भी है, उसके बाद बीटा माइनस गामा यहाँ भी है और यहाँ भी। इन दोनों फैक्टर्स को आप कॉमन ले लें तो आपके पास एक तो आ गया अल्फा माइनस बीटा और एक आ गया बीटा माइनस गामा, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी था। तो अब अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हो जाएगा बीटा प्लस गामा और माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा से बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बस आगे सारे फैक्टर आपके, दैट इज अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा, और ये जो बचा आपका दैट इज गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, सो ये आपका बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 और हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ओके, तो देखेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का अगर हम यूज करें तो इसको हम स्प्लिट कर कर दो डिटर्मिनेंट इसके बना सकते हैं। एक हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये वाले जो दो कॉलम हैं ये तो सेम रहेंगे इसके अंदर, यानी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जिसमें दो टर्म है तो फर्स्ट टर्म यहाँ लिख देंगे हम 1 1 1 और सेकंड टर्म यहाँ लिख देंगे हम पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ओके, तो ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराएं, रोटेट का मतलब दो स्वैप कराएं, तो एक स्वैप में नेगेटिव साइन, दो स्वैप में दो नेगेटिव साइन, तो अल्टीमेटली आपका डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आते। यानी अगर मैं इस कॉलम को यहाँ ले जाऊँ, इस कॉलम को यहाँ ले जाऊँ और फिर इस कॉलम को यहाँ ले जाऊँ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो होगा क्या, मेरे डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, पर ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई and this become x square y square z square। अच्छा, यहाँ से मैं फर्स्ट रो में से x कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो में से y कॉमन ले लेता हूँ और थर्ड रो में से z कॉमन ले लेता हूँ, और ये जो कॉलम है आपका है ना, इस कॉलम में से p कॉमन ले लेता हूँ। तो ये यहाँ से इस तरह से मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये रह जाएगी आपके पास 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा x y z और ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से कॉमन लिया मैंने, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, यहाँ से मैंने z कॉमन लिया। ठीक है, और इस कॉलम से मैंने p कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ओके, और बाहर आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट दैट इज 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगेन आपके पास फर्स्ट कॉलम में 3 1 आ गए, तो 3 1 आने पर क्या होता है कि आपका थोड़ा स्माइल आ जाएगी आपके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ से आपका समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पता है करना क्या है, यहाँ पर 2 जीरो हमें क्रिएट करना है। तो 2 जीरो इस तरह से क्रिएट करूंगा कि x में से y माइनस से z माइनस, ताकि मेरे दो फैक्टर हैं वो भी आ जाएंगे। यानी अब मैं क्या करूंगा, R1 में मैं R2 को माइनस कर दूंगा और R2 में मैं R3 को माइनस कर दूंगा, दो फैक्टर भी बन जाएंगे। तो ऐसा करने से जो डिटर्मिनेंट होगा मेरा, देखिए पहले तो मेरा एक कॉमन आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये z ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। तो आप कॉमन क्या क्या लेंगे, देखिए फर्स्ट रो में से हम कॉमन लेंगे x माइनस वाई और सेकंड रो में से कॉमन लेंगे हम y माइनस जेड। ठीक है, बस, और इसको एज इट इज लिख देंगे p x y z। अब डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपके पास 0 0 1, यहाँ भी रह जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 और ये z होगा। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव टर्म रह जाएंगे दैट इज x प्लस वाई और y प्लस z और ये z। बस अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत इजीली इन दो जीरो के अलोंग, जिसमें जो है आपका कॉलम फर्स्ट में। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास x माइनस वाई, ओके, y माइनस जेड, दिस इज योर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अच्छा, इसको अब हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज
ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, है ना, और ये टर्म आ गया आपके पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, तो सारे के सारे डिटर्मिनेंट आ गए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया। Now this is question number 13. Now this determinant we have to prove to 3a plus b plus c into ab plus bc plus c है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं कॉलम में लगाऊं फर्स्ट में और तीनों कॉलम को ऐड करूं, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, तीनों कॉलम को ऐड करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट है उसमें सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में हम ये लिख सकते हैं एंड टेकिंग कॉमन, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, है ना, फ्रॉम C1। तो C1 में ये आएगा, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हम दोनों काम एक साथ कर दिए, देखिए हमने। तो ऐसा करने से यहाँ पर जब कॉमन आएगा तो 1 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी, ये हो जाएगा आपके पास 3b, ये हो जाएगा माइनस c प्लस बी, दिस इज माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी एंड दिस इज 3c। ठीक है, अब देखिए हैप्पी मोमेंट आपके लिए तो ये है कि आपके लिए यहाँ पर 1 1 1 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसको मुझे 2 जीरो क्रिएट करने, तो 2 जीरो कैसे क्रिएट करूंगा, यहाँ जीरो क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पर, यानी R1 और R2 में। तो R1 में ये काम करने के लिए मुझे इसमें से R2 को माइनस करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं R2 को इसमें से माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं R2 में भी जीरो क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें मैं R3 माइनस कर दूंगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ऑलरेडी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है। ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, ये 1 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो हो जाएगा माइनस a, दिस इज माइनस 2b। अच्छा, ये हो जाएगा 3b एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा आपके पास 2b प्लस c, ये माइनस c प्लस b एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो c तो कैंसिल हो जाएगा और ये b हो जाएगा पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव लिख लेते हैं। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b, ओके, एंड माइनस 2c, दोनों नेगेटिव। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 3c के बराबर। ठीक, अब क्योंकि 2 जीरो आ गए ना मेरे पास इसके बाद, तो काम ये हो गया, मैं इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये रो कॉलम छोड़ना पड़ेगा और ये रो भी छोड़नी पड़ेगी, इनको छोड़कर मुझे बाकी करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दैट इज a प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें से दोनों कॉमन लूंगा, नेगेटिव इसमें से भी नेगेटिव, तो दोनों टर्म ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हो जाएगा a प्लस 2b लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, और इसमें से b प्लस 2c लिख सकता हूँ, दोनों के नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। देन माइनस 2b प्लस सी एंड b माइनस a। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम इसको कर लेते हैं, दैट इज ए बी प्लस 2ac, दैट इज प्लस 2b स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 4bc। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे तो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2ab देन प्लस bc एंड देन माइनस ac। ओके, चलिए इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको अगर खोलते हैं तो हो जाएगा ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc, ये तो एज इट इज हो गया, यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस bc और ये प्लस ac। तो आप देखोगे यहाँ पर 2b स्क्वायर एंड माइनस 2b स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करें अगर सिमिलर टर्म्स को, तो ab एक ये है और एक ab ये रहा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ab हो गया, उसके बाद 2ac ये रहा और एक ac ये रहा, तो 3 टाइम्स हो गया ac, ये 4bc और उसके बाद है आपका माइनस bc, तो ये भी 3 टाइम्स bc आएगा। सारी टर्म्स आ गई, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो इसको ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, और यहाँ रह गया आपके पास ab प्लस bc प्लस c, इसको रीअरेंज कर ऐसे लिख दिया। तो दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड, आप इसको देख सकते हैं। सो हैंस प्रूव्ड।
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको हमें डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू 1, यानी इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 है। अब मैं यहाँ इजीली 0 क्रिएट कर सकता हूँ, यानी एक तो मुझे यहाँ 0 क्रिएट करना है और एक यहाँ 0 क्रिएट करना है। तो इसको 0 क्रिएट करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा R2 में। तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इसको 0 करने के लिए मैं सिंपली 2 टाइम्स ऑफ R1 कर सकता हूँ। और R3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करनी है कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो R3 में भी मैं 3 टाइम्स ऑफ R1 करूँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो जाएगा इक्वल टू, तो ये मेरा यहाँ पर था जो 0 0 मुझे लाना था, ये 0 0 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करता हूँ तो p की टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो हो जाएगा ये सिंपली आ जाएगा आपका 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस क्यू ही रहेगा। 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करता हूँ तो क्यू की टर्म कैंसिल हो जाएगी और 3p माइनस p माइनस 2p तो रह जाएगा यहाँ पर p, और 4 प्लस 2 4 माइनस 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है तो p की टर्म यहाँ भी कैंसिल हो जाएगी और 6 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्यू की टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये 3 माइनस 10 तो हो जाएगा 7 एंड 6p माइनस 3p हो जाएगा सिंपली 3p। ओके, तो बस अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इस कॉलम के अलावा। तो ये हमें कॉलम छोड़ना होगा और इस रो को छोड़ना होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज 7 प्लस 3p एंड माइनस 6 ओके प्लस 3p। तो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p। तो यहाँ पर 3p कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था। तो देखिए बहुत इजीली हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर हमारे पास 1 1 1 आ जाए तो उसके बाद भी ये काम आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिना 1 1 लिए भी हम 2 0 क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। अगेन यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है और यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे जो थर्ड कॉलम है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज होगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और यहाँ पर हम फॉर्मूले को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ओके, ये भी ऐसे रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला किस तरह से आएगा, ये जाएगा कॉस अल्फा है ना, कॉस डेल्टा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, उसके बाद प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, देन साइन अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, ये फॉर्मूले से इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ओके, देन कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो अभी तो हमने यूज किया है प्रॉपर्टीज का, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिटर्मिनेंट की, जिसमें हम इस कॉलम को, जो आपका थर्ड कॉलम है, दिस इज योर कॉलम C1, दिस इज योर कॉलम C2 और ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ये है हमारा C3। अब स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट में कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में C1 और C2 सेम होंगे, यानी यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा, दिस इज योर साइन बीटा, दिस इज योर साइन गामा। यहाँ पर ये आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो पहला जो टर्म है यहाँ लिख लेंगे हम, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, देन कॉस बीटा कॉस डेल्टा एंड दिस इज कॉस गामा कॉस डेल्टा। ये आपका एक डिटर्मिनेंट हो गया। दूसरा डिटर्मिनेंट में फिर दो कॉलम हम सेम लिखेंगे, दैट इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और दूसरी टर्म यहाँ लिखेंगे माइनस साइन के साथ टर्म है, दैट इज साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा एंड माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। करेक्ट।
अब देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। अगर मैं यहाँ से कॉस डेल्टा को कॉमन लेता हूँ इस कॉलम में से, सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस डेल्टा कॉमन आ जाएगा, और ये टर्म आपकी और ये टर्म। अच्छा अब देखेंगे कॉस अल्फा और ये भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये जो आपकी टर्म इसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट में जो C2 और C3 जो आपके कॉलम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस साइन डेल्टा, तो माइनस साइन डेल्टा कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी आपका ये C1 C2 सेम है, यहाँ पर C1 C2 सेम है, तो यहाँ पर जो आपका है ये कॉस अल्फा है, और यहाँ पर जो आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है C1 और ये जो कॉलम है C3 वाला, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें कॉमन आ रही है, जिसकी वजह से दो कॉलम आइडेंटिकल होने की वजह से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसमें भी दो कॉलम सेम होने की वजह से इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 0, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्योंकि कॉस डेल्टा हमने बाहर ले लिया। इस तरीके से माइनस साइन अल्फा बाहर लेने से ये आपका साइन डेल्टा बाहर लेने से ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ भी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यानी C1 और C3 सेम हो जाएगा, तो इसकी वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, और हमें यहाँ पर 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन हमने जो पीछे इक्वेशंस की थी उसमें वेरिएबल्स जो थे वो ऊपर थे, इसमें वेरिएबल्स नीचे हैं। थोड़ा हमें यहाँ स्मार्ट वर्क करना होगा और इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, 1/x को हम ले लेते हैं u, 1/y को हम ले लेते हैं v, और 1/z को हम ले लेते हैं w। तो ऐसा करने से ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी आपकी 2u + 3v + 10w is equal to 4, and this equation become 4u - 6v + 5w is equal to 1, and this equation is 6u + 9v - 20w is equal to 2। अब इस इक्वेशन को, ये 3 इक्वेशन जो आ गई हमारी पहले की तरह आ गई, लेकिन अब u v w वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पर हमारी मैट्रिक्स a है वो हो जाएगी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, दैट इज 2 4 6, और ये 3 - 6 9, एंड दिस इज 10 5 - 20, ये हमारी मैट्रिक्स a हो गई। और जो कैपिटल X है वो वेरिएबल की मैट्रिक्स है, इस टाइम वेरिएबल हमारे u v w, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और x y की फॉर्म में ही निकालेंगे आंसर। और b जो है हमारा वो है 4 1 2। ओके, अब हमें a इनवर्स चाहिए, क्योंकि हम जो x निकालेंगे इसको हम कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स मेथड में, तो हम a इनवर्स चाहिए हमें, b हमारे पास है। a इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, दैट इज 2, और हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जाएगा आपके पास 120 - 45, दिस इज -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -80, एंड प्लस दिस इज 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास -80 एंड प्लस 30, एंड देन प्लस 10, तो हो जाएगा आपके पास 36 + 36। सो ये जो 30 है यहाँ पर ये भी नेगेटिव होगा। ओके, दिस 30 इज अगेन नेगेटिव, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 75, तो हो जाएगा 150, दिस इज प्लस 110, तो ये हो जाएगा 330, एंड दिस इज 72 + 10, दैट इज 720। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1200। ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि a इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ a। कोफैक्टर्स ऑफ a निकालने के, तो मैं पहले यहाँ कोफैक्टर्स कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स a का यूज़ करते हुए हमने इसके यहाँ कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए, जिसमें फर्स्ट रो ये हो गई, इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, तो हमें इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का है ना, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो इसलिए मुझे ट्रांसपोज लेना होगा इसका। तो ये हो जाएगा मेरा 75
110, 72, that is minus 150, minus 100, 0, this is 75, this is 30 and this is minus 24. तो मेरा एडजॉइंट आ गया. अब एडजॉइंट आने के बाद मैं ए इनवर्स बता सकता हूँ. ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही थी? 1200. तो दिस इज 1 अपॉन 1200 और एडजॉइंट जो है उसकी वैल्यू एज इट इज जो भी हमारी आई है वो रख देंगे. तो 75, 110, 72, दिस इज माइनस 150, माइनस 100, 0 एंड दिस इज 75, 30 एंड माइनस 24. तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया. अब हम मैट्रिक्स मेथड से x, कैपिटल X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो नेक्स्ट पेज पे अब हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स b निकालते हैं. तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स की वैल्यू रख ली और b मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो रख ली है. ठीक है, और कैपिटल X हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? वो है u v w. ठीक है, जो वेरिएबल हमने लिए थे. अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसके लिए हम करेंगे रो बाई कॉलम का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 1200 एज इट इज रहेगा. और ये मैट्रिक्स जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 300, दैट इज 600. उसके बाद प्लस 150 एंड प्लस 150. ओके, सो ये आपका हो जाएगा 150. दिस इज योर 300, सॉरी, दिस बिकम 300. उसके बाद 111 को करेंगे तो हो जाएगा 440, दैट माइनस 100 प्लस 60. दिस इज इक्वल टू 288 एंड ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 48. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200. इसको आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 600. ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400. ओके, 400 और दिस इज इक्वल टू 240. ओके, अब इसको अगर आप डिवाइड करें इससे तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3. सो 400 डिवाइड बाई 1200 दैट इज इक्वल टू 1/3 एंड 240 डिवाइड बाई 1200 तो हो जाएगा 1/5. 1/2, 1/3 एंड 1/5. तो यहाँ से u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3 और w की वैल्यू आ जाएगी 1/5. ठीक है, तो u क्या है? u इज 1/x, v क्या है? दैट इज इक्वल टू 1/y और ये कितना है? दैट इज 1/z. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू होगी 2, यहाँ से y की वैल्यू होगी 3 एंड z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5. ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आखिरी में, 17, 18 एंड 19. इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और इस डिटर्मिनेंट की हमें यहाँ वैल्यू बतानी है. इसके अंदर ए बी सी जो 3 एलिमेंट्स के अंदर ये जो वैल्यूज हैं ये एपी में है. ए बी सी अगर एपी में है तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b होगा. ठीक है, तो इसका हमें यूज करना है. ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ए है, बी है, सी है और दोनों 2 टाइम्स हैं. तो ए और सी को ऐड कर है ना, तो हो जाएगा 2a प्लस 2c और इसका डबल कर दूंगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. यानी 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 4b के बराबर होगा. ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर मैं इसको सॉल्व करूंगा. तो मैं R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ कि R1 में अगर मैं R3 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस 2c. ठीक है, और उसमें से मैं 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर देता हूँ तो वो 4b के बराबर हो जाएगा, जिससे ये टर्म 0 हो जाएगी. साथ में आप देखेंगे कि 3 प्लस 5 8 होता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 8 हो जाएगा. तो 8 माइनस 8 0 और यहाँ पर भी आपका x प्लस x 2x हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये भी 0. यानी ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी और ये 2 4 ऐड करने पर 6 हो जाएगा. 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6, 6 माइनस 6 0. इस तरीके से x प्लस x 2x और इसको बीच वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 2x, तो 2x माइनस 2x तो ये भी 0. यानी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0. दैट इज ऑप्शन ए. दिस इज योर 18 क्वेश्चन. अनदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है.
इसमें ये एक मैट्रिक्स है ए और इसका इन्वर्स आपसे पूछा है कौन सा होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको अगर शॉर्टकट ये मालूम है तो बिल्कुल सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट ये है कि कोई भी जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये शॉर्टकट है कि डायगोनल मैट्रिक्स है ना, उसका जो इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स ऑफ इट, उसका जो इन्वर्स होता है ना, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी जीरो हैं, तो इसको डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। अगर इसका इन्वर्स मुझे निकालना है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मैं क्या कर दूंगा, उसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, यानी x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1। बाकी टर्म जैसी थी ऐसी रहेंगी, 0 और ये 0 0 0। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ही सिंपली इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक और मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और आपसे कहा जाए कि इसका आप इन्वर्स निकालिए, आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो शॉर्टकट याद रखें डायगोनल, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो उस वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 1/1 1, 1/2 एंड दिस इज 1/3। सिंपली बस इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें इस डिटर्मिनेंट को हमें कैलकुलेट करना है और बताना है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 0 से लेकर 2π तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं फर्स्ट रो के अलोंग तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विथ, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई, दिस हो जाएगा 1 एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, उसके बाद +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है तो 0 हो जाएगी, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा +1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π तक जाती है। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी -1 से लेकर 1 तक ना, एग्जैक्टली, यानी -1 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इसलिए इक्वल टू साइन भी है। ठीक है, इसको ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं साइन का तो इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, एक साइकिल 0 से लेकर 2π तक, ये जो वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू होती है, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 तक है, जो हमने इसकी वैल्यू ली है। दिस इज फॉर साइन थीटा। ओके, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो जो नेगेटिव वाली जो पोर्शन नीचे आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये 0 से लेकर सिर्फ 1 तक ही इसकी वैल्यू जाती है, 0 से लेकर +1 तक लाई करती है। ठीक है, यानी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लूंगा तो इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। ओके, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन को तो जाएगा 0 ही हो जाएगा ये तो, और ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2। अब मुझे यहाँ पर 2 और चाहिए तो मैं 2 ऐड कर देता हूँ, और 0 में 2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो यही हमारा फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, और ये लाई कर रही है 2 से लेकर 4 तक। इक्वल टू भी साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं दैट लाइज फ्रॉम 2 to 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, तो आप देखते हैं ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर this miscellaneous exercise, and don't forget to like, subscribe and share so that you can get such kind of videos for other chapters. Thank you very much once again.